नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे अपवर्तन के कारण के बारे में। अपवर्तन का कारण हमने पढ़ा। अपवर्तन क्यों होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना में होता क्या है? प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है। भटकती कैसे है? या तो अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। वह भी हमने पढ़ा था। यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वेग में कमी हो रही है तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। इसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, वह याद रखने की बात है। यह एक नोट है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में त्रियक आपतित होती है। त्रियक का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था। त्रियक का मतलब क्या होता है? तिरछी। तिरछी आपतित होती है तब ही अपवर्तन की घटना होती है। तब ही अपवर्तन की घटना होती है। यदि प्रकाश किरण सीधी का मतलब लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। किरण बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है। तो देखो, अपवर्तन की घटना कब होगी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में त्रियक या तिरछी आपतित होती है, तब ही अपवर्तन की घटना होगी। यदि प्रकाश की किरण सीधी आपतित हुई, लंबवत आपतित हुई, तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। प्रकाश की किरण के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपने पथ से विचलित नहीं होगी। इसका मतलब सीधी ही निकल जाएगी। देखो कैसे। मान लो यह पानी है, नीचे क्या है? पानी, और ऊपर क्या है? वायु। प्रकाश की किरण जब तिरछी आएगी तो उसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे नहीं जाके वायु से पानी में जाएगी, वेग में कमी होगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो यह अपवर्तन की घटना हुई। कब हुई? जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित हुई। अब यदि तिरछी आपतित नहीं होगी, ऐसे तिरछी आपतित नहीं हुई और प्रकाश की किरण ऐसे सीधी आपतित हो गई
सीधी को हम लंबवत भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री की कौन पर आपतित हो रही है तो लंबवत है, लंब है। यदि लंबवत आपतित होगी तो यह अपने पथ में सीधी ही जाएगी, इसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो यह कैसे निकल जाएगी? सीधी ही निकल जाएगी। तो यहां हमसे क्वेश्चन पूछता है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित होती है तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो, अब यहां उसने क्वेश्चन पूछा, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित होती है। अब यहां माध्यम का नाम भी दे सकता है। मान लो उसने क्वेश्चन बदल दिया, यदि प्रकाश की किरण वायु से पानी में, यदि प्रकाश की किरण वायु से पानी में लंबवत आपतित होती है तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा? अब हमने दिमाग लगाया कि वायु से कहां जा रही है प्रकाश की किरण? पानी में। वायु में वेग अधिक, पानी में वेग कम, तो वेग में क्या होगी? कमी। वेग में कमी हुई तो आपको पता है कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो हम उत्तर लिख के आएंगे कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन आपका आंसर कैसा है? गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या ऐड कर दिया है? कैसी आपतित हो रही है? लंबवत आपतित हो रही है, सीधी आपतित हो रही है। यदि सीधी आपतित होगी, लंबवत आपतित होगी तो पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसी निकल जाएगी? सीधी ही निकल जाएगी। तो यहाँ यह तो ध्यान दे लिया, लेकिन इस शब्द पर यदि ध्यान नहीं दिया तो हमारा आंसर कैसा होगा? गलत। तो हमें यह बात याद रखनी है कि यदि सीधी आपतित होगी, लंबवत आपतित होगी तो सीधी ही निकल जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या होगा? उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या होगा? बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। कब? जब कैसी आपतित होगी? लंबवत, सीधी आपतित होगी। तो यह याद रखना है। अपवर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसी प्रवेश करे? तिरछी प्रवेश करे। यदि सीधी प्रवेश कर रही है, लंबवत प्रवेश कर रही है, दोनों माध्यमों की पृथककारी सतह के लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए कैसी निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो यह याद रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, जैसे पूछा है उसने, बच्चे आंसर देते हैं, इसको याद नहीं रखते, लंबवत पर ध्यान नहीं जाता और आंसर कैसा होता है? गलत। तो ध्यान रखना है, यदि लंबवत आपतित होगी तो पथ में परिवर्तन नहीं होगा, बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाएगी। तो यह बात एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे लिए एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह याद रखना है। यदि लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे
अपवर्तन पर आधारित प्रमुख घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित प्रमुख घटनाएं या दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण जो हम डेली अपनी जिंदगी में जीवन में देखते हैं कुछ घटनाएं, वो किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित। जैसे कि पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा है पानी में तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबी हुई पेंसिल की जगह स्ट्रॉ भी लिख सकता है। स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगला है पानी में डूबे हुए नींबू का मोटा दिखाई देना। ये तीन घटना है। स्ट्रो जानते हैं? स्ट्रो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए काम में लेते हैं, जो नली आती है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो क्या है? स्ट्रो। तो पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में तिरछी डूबी हुई पेंसिल स्ट्रो का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबे हुए नींबू का मोटा दिखाई देना। यह तीन घटनाएं मैंने आपको एक साथ लिखी हैं, क्योंकि यदि आपसे उदाहरण पूछे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं लिखिए, तो आपको इन घटनाओं को ऐसे ही लिखना है। इन घटनाओं को आपसे डिटेल में भी पूछ सकता है। वह पूछ सकता है क्या कारण है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? क्या कारण है कि पानी में तिरछी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? क्या कारण है कि पानी में डूबा हुआ नींबू मोटा दिखाई देता है? तो इन तीनों घटनाओं का कारण एक है। कारण तो सबका एक है अपवर्तन, लेकिन जब हम इसका डिटेल लिखेंगे तो वह भी तीनों की सेम है। अब देखो कैसे। सबकी डिटेल आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। यह कोई पात्र है, इसमें क्या है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। बाहर यह आंख है, यहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। और यहां क्या है? वायु। आंख के सामने क्या है? वायु। अब देखो, यह सिक्का है, यह पानी के तल में रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। यह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब देखो, कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अपवर्तन की सारी घटनाओं का कारण, सारी घटनाओं की डिटेल आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बस आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और जो अब तक पढ़ा है वो ही हमें यहाँ लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो यह याद रखनी है कि हमें वस्तु दिखाई कब देती है। जब हमने यह टॉपिक स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास, तभी मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे, तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब हमें यहाँ क्या देखना है? सिक्का। तो सिक्के पर पड़ने वाला प्रकाश कहाँ जाना चाहिए?
नेत्रों में। तो सिक्के से जो प्रकाश की किरणें चली, यह सिक्के से प्रकाश की किरण चली, कौन से माध्यम से चली? पानी से। कहां चली? वायु में। कहां चली? वायु में। तो पानी से वायु में जाएगी तो वेग में क्या होगी? वृद्धि। वेग में क्या होगी? वृद्धि। वेग में वृद्धि हुई तो यह अविलंब, वेग में वृद्धि होती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो यह प्रकाश की किरण कहां दिखाई देगी हमें? इस जगह। तो ये सिक्का हमें यहां दिखाई देगा, तो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कारण क्या लिखेंगे? तो देखो, कारण लिखेंगे हम, जल में डूबा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं। कौन से माध्यम से जा रही? यह ध्यान रखना कि प्रकाश किरणें हमेशा वस्तु से नेत्र की ओर जाएंगी। वस्तु से कहां जाएंगी? नेत्र की ओर। वस्तु कौन है यहाँ? सिक्का। सिक्के से आंख की ओर जाएंगी, ना कि आंख से सिक्के की ओर। यदि आपने यहां से यहां की ओर भेजा तो आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती है, जबकि वास्तव में कहां से कहां जा रही है? पानी से वायु में। तो ध्यान रखना, प्रकाश किरण हमेशा वस्तु से नेत्र की में जाएगी, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। तो कहां से कहां जाएगी? पानी से वायु में। तो जब प्रकाश की किरण, सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें पानी से वायु में प्रवेश करती हैं, अब वही थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि पानी में प्रकाश की वेग अधिक होगा या वायु में। तो यह तो सिंपल बात है कि पानी की तुलना में प्रकाश की किरण कहां अधिक गति से जाएगी? वायु में। तो वायु में वेग में क्या होगी? वृद्धि। जब प्रकाश की किरण पानी से वायु में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या होगी? वृद्धि। याद रखना, वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है और वस्तु कहां है? पानी में। तो पानी से कहां जा रही है? वायु में। तो पानी से वायु में प्रवेश करती है तो वेग में वृद्धि होती है। वेग में क्या हो रही है यहाँ? वृद्धि। वेग में वृद्धि होगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, इसलिए हमें सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखने की बात है, फिर से सुन लो। वस्तु से प्रकाश की किरण कहां जाएगी? नेत्र पे। वस्तु कहां? पानी में। तो प्रकाश की किरण पानी से कहां गई? वायु में। पानी में अधिक वेग होगा या वायु में? पानी की तुलना में वेग कहां अधिक होगा? वायु में। तो यहां से वायु में पहुंची तो वेग में क्या होगी? वृद्धि। वेग में वृद्धि होगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो वही कारण लिखना है कि जब सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, जिसके कारण वह अविलंब से दूर हट जाती है। यही कारण है कि पानी में रखा हुआ सिक्का हमें उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह तो क्वेश्चन ही है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमें जो अपना आंसर देना है वो यह है कि सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें पानी से वायु में प्रवेश करती हैं, वस्तु से नेत्र की ओर, पानी से वायु में। तो पानी की तुलना में वायु में वेग अधिक, तो वेग में वृद्धि हुई, और वेग में वृद्धि होती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसलिए हमें सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा कारण यही देखो, सेम यहाँ पानी में तिरछी डूबी हुई पेंसिल स्ट्रो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब यहाँ सिक्का नहीं है, क्या दिया है उसने? स्ट्रो। स्ट्रो ऐसे डूबी है लेकिन ऐसी दिखाई देती है। कारण सेम है सबका, यह ध्यान रखना। अब यहाँ वस्तु कौन है? स्ट्रो। वस्तु का नाम बदला है, ना माध्यम बदले हैं, ना घटना बदली है। तो हमारा उत्तर भी सिर्फ वस्तु के नाम को बदलना है, बाकी आंसर कैसा होगा? सेम।
तो देखो अब वस्तु कौन है? स्ट्रोक। कहां से कहां जाएगी प्रकाश की किरण? वस्तु से नेत्र की ओर। वस्तु कहां? पानी में। नेत्र कहां? वायु में। तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जाएगी? पानी से वायु में। वेग किसमें अधिक? वायु में। तो वेग में क्या होगी? वृद्धि। वेग में वृद्धि तो अविलंब से कहां जाएगी? दूर हट जाएगी। तो इसका भी कारण सेम है कि स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं तो उसके वेग में वृद्धि होती है, जिससे वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसलिए स्ट्रो मुड़ी हुई दिखाई देती है। वही अब यदि इनकी जगह क्या रख दे? नींबू। स्ट्रो की जगह क्या रख दिया उसने? नींबू। तो यह नींबू हो गया। तो अब देखो नींबू का भी क्या है? कहां है नींबू? पानी में। आंख वायु में। वस्तु को नींबू। प्रकाश की किरण कहां से कहां जाएगी? वस्तु से नेत्र की ओर। वस्तु को नींबू। नींबू कहां? पानी में। तो पानी से प्रकाश की किरण कहां जाएगी? वायु में। वेग कहां अधिक? वायु में। तो भी वेग में क्या हुई? वृद्धि। वेग में वृद्धि तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो फिर ध्यान रखना है, यदि प्रकाश की किरण पानी से वायु में प्रवेश करती है तो वेग में क्या होगी? वृद्धि। तो आंसर क्या देंगे हम कि नींबू से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं तो उसके वेग में वृद्धि होती है, जिससे वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसलिए नींबू अपने वास्तविक आकार से थोड़ा मोटा दिखाई देता है। तो यह कुछ घटनाएं थी जो पानी और वायु के ऊपर थी। आंसर तीनों का सेम है, सिर्फ क्या बदले हैं शब्द। यहाँ सिक्का, यहाँ स्ट्रो या पेंसिल और यहाँ क्या? नींबू। घटना सेम हो रही है। वस्तु पानी में है, प्रकाश की किरण पानी से वायु में जाएगी, वेग में वृद्धि होगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। सबका कारण कैसा है? सेम। उसके बाद और कुछ कारण देखो। और घटना, तारों का टिमटिमाना। पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। चौथी घटना, पांचवी घटना है, चलो ये तो अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना। देखो यह दोनों घटना किस पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन। किस पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल माने तो वायुमंडल, अपवर्तन माने अपवर्तन। जब अपवर्तन की घटना कहाँ हो? वायुमंडल में, ऊपर हो, वायुमंडल में के अंदर हो, तो वह क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना, आपने देखे होंगे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अब वस्तु कौन है? जो हमें दिखाई दे रही है वही तो वस्तु है। वस्तु के काम कौन करेगा? तारे। तो ध्यान रखना, प्रकाश की किरण कहां से कहां आएगी? तारों से नेत्र तक। तारे कहां? आकाश में। तो जैसे जैसे प्रकाश की किरण तारों से नेत्रों तक आती है तो यह आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो वायुमंडल कैसा होता जाता है? सघन होता जाता है। कैसा होता है वायुमंडल? सघन। जो वायु की परतें हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय परतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहां भी परतें एक के बाद एक कैसी होती जाती हैं? सघन। तो जब तारों से चलने वाला प्रकाश बार बार
एक परत से दूसरे परत में प्रवेश करता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वेग में क्या होगी? कमी। क्या होगा? वेग में कमी हुई तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटी तो क्या हुआ? अपवर्तन। और अपवर्तन कारण हमें तारे कैसे प्रतीत होंगे? टिमटिमाते हुए। तारे आकाश में, नेत्र नीचे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वायुमंडल कैसा होता है? सघन। तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण बार बार सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब बार बार अपवर्तन की घटना होती है। इस कारण तारे कैसे दिखाई देते हैं हमें? टिमटिमाते हुए। अग्रिम सूर्योदय में विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना। अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। अग्रिम मतलब पहले, सूर्य के उदय होने से पहले। और विलंबित सूर्यास्त, विलंबित मतलब बाद में, सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त होना। तो सूर्य के उदय होने से पहले, उदय होने मतलब सूर्य उगने से पहले, और सूर्य अस्त होने के बाद मतलब सूर्य के छिप जाने के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। जो सूर्य हमें दिखाई देता है वह उदय होने से पहले दिखाई देना चालू हो जाता है, और सूर्य के छिप जाने के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? कारण वही सेम है। जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है तो सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? क्षितिज पर। कहाँ होता है सूर्य? क्षितिज पर। क्षितिज जानते हो? वह स्थिति जहां पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में पृथ्वी और आकाश कहीं नहीं मिलते, लेकिन यदि हम दूर तक देखते हैं तो हमें एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां धरती और आकाश आपस में मिल रहे हों। वह स्थिति क्या कहलाती है? क्षितिज। तो जब सूर्य उदय होता है तो आपने देखा होगा ऐसा लगता है जैसे धरती में से निकल रहा हो। जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वहीं से उदय होता हुआ हमें दिखाई देता है, और वहीं पर अस्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अग्रिम सूर्योदय में विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना। सूर्य कौन सी स्थिति में होता है? क्षितिज पर। तो जैसे जैसे क्षितिज हमसे बहुत दूर है, जैसे जैसे हमारे पास आता है सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब वो नेत्र के पास आता है तो वह भी कैसे माध्यम प्रवेश करता है? सघन माध्यम में। मैंने आपको बता दिया जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं माध्यम कैसा होता जाता है? सघन। आपने सुना होगा हम यहाँ हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। कठिनाई क्यों होने लगती है? क्योंकि जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वायु की मात्रा कैसी होती जाती है? कम। कैसी होती जाती है? कम। यहाँ वायु अधिक मात्रा में है, यहाँ माध्यम कैसा है? सघन। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु की मात्रा कम होती जाएगी, इसका मतलब माध्यम कैसा होता जाएगा? विरल। तो ध्यान रखना है, यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो माध्यम में क्या होती है? माध्यम कैसा होता जाता है? सघन। तो सूर्य ऊपर है, सूर्य से आने वाली वस्तु सूर्य है, हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी नेत्र तक। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक आएंगी, तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। कहां से कहां प्रवेश कर रही हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। देखो यह सूर्य, ठीक है, हम यहां मान लो यह नेत्र, यह माध्यम है बीच में। मान लो ये कई परतें हम सोच रहे हैं, ऐसे दिखाई नहीं देती परतें, तो यह सूर्य के प्रकाश की किरण आई, नेत्र तक आना है। तो देखो यहां माध्यम मैंने बताया था ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे माध्यम कैसा होगा? सघन। तो यहां से यहां प्रवेश करेगी सघन में, तो वेग में कमी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। यहां से और अविलंब ऐसे जानी थी और झुक जाएगी, ऐसे पास आएगी तो और झुक जाएगी। इस कारण
हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? सूर्य उदय से पहले ही दिखाई देने लग जाता है। ध्यान रखना है, सूर्य ऊपर है, नेत्र नीचे है, हम नीचे हैं, तो सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी तो ऊपर से नीचे आते हैं, तो विरल से सघन माध्यम, तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में क्या होगी? कमी। विरल से सघन माध्यम में वेग में क्या होगी? कमी। तो वेग में कमी हुई तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही कारण है कि हमें सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय अस्त के बाद तक सूर्य दिखाई देता है। अब हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले तक तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। 4 मिनट बढ़ जाती है। तो याद रखना है, सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लग जाता है और सूर्य अस्त होने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सूर्य होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना स्टार्ट हुआ और सूर्य छिपने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई दिया। तो इस प्रकार जो दिन की अवधि है वो 2 मिनट पहले दिन स्टार्ट हुआ, 2 मिनट बाद तक चला, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 4 मिनट। तो यहाँ कुछ घटनाएं थी अपवर्तन पर आधारित। कारण जो हमने पढ़ा था अपवर्तन का कारण, सबके पीछे वही कारण है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछे डायरेक्ट कि दैनिक जीवन में अपवर्तन पर आधारित घटनाएं लिखिए, तो आप इन सब घटनाओं को लिख सकते हो। जैसे कि शुरू में बताया था आपको, पानी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, जल में डूबे हुए नींबू का मोटा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बस बाद तक सूर्य का दिखाई देना, जिसको हम बोल देते हैं अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना। यह सब घटनाएं किस पर आधारित हैं? अपवर्तन पर आधारित। किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित। इस पर एक घटना और आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वह हम बाद में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इनका कारण बता दिया था मैंने, 3 स्थितियों में कारण सेम था। प्रकाश की किरण वस्तु पानी में थी, प्रकाश की किरण पानी से कहां गई? वायु में। सघन माध्यम से कहां गई? विरल माध्यम में। तो वेग में क्या होगी? वृद्धि। वेग में वृद्धि तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटी, अभिलंब से दूर हटी, इसलिए हमें जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दी, जल में डूबे हुए नींबू का आकार मोटा दिखाई दिया। उसके बाद तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त दोनों किस पर आधारित हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन पर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कोई एक घटना लिखिए, 2 घटना लिखिए। तो इन दोनों कंडीशनों में अपवर्तन कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में। वायु में अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। दोनों कंडीशनों में वायु में अपवर्तन हो रहा है, तो दोनों स्थितियां क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन की। तो तारों का टिमटिमाना, तारे कहाँ है? आकाश में। तारे वस्तु हैं, तारों से आने वाली प्रकाश की किरण नेत्र तक आएगी। मैंने बताया जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे माध्यम कैसा होता जाएगा? सघन। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम में। विरल से सघन में आएगी तो वेग में क्या होगी? कमी। वेग में कमी हुई तो तारों के टिमटिमाने में तो बार बार अपवर्तन की घटना होती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त में
सूर्य ऊपर है, सूर्य से आने वाले प्रकाश नेत्रों तक आएंगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो माध्यम कैसा होगा, सघन। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वेग में क्या होगी, कमी, और वेग में कमी होगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यही कारण है कि अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है। सूर्योदय से कितने समय पहले सूर्य दिखाई देना स्टार्ट करता है, 2 मिनट पहले। सूर्यास्त के कितने समय बाद तक, 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार दिन की अवधि टोटल कितनी बढ़ जाती है, 4 मिनट। इससे आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन के उपयोग, वर्ण विक्षेपण। हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।